इसमें बहुत क्लियर है कि यदि आप धनखड़ का और सतपाल जी का तो आपने हालात देख ही लिया, और अडवाणी जी या प्रमोद महाजन जी और मुंडे जी का भी आप हालात देख ही लिए, शिंदे का भी देख ही लिए। यदि इस देश की डेमोक्रेसी को सेव करना चाहते हैं और संवैधानिक दायित्व को, मूल्यों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तो आत्मा से वोट दीजिए। देखिए, एक बात समझिए, सारी संस्थाएं दूषित हो चुकी, जहर हो चुकी। हमारी कंट्री आज सेव नहीं है। हमें जो मन आता है सो डगरा के बैगन की तरह गाली देता है। हम नेपाल के लायक नहीं है, बांग्लादेश के लायक नहीं है, श्रीलंका के लायक। छोड़ दो ट्रंप ने तो इस देश की वो दुर्गति कर दी, हम तो कहीं के लायक नहीं है। जापान के पीएम ने अपने टैरिफ की परिस्थितियों को नहीं सेव कर सका, इस्तीफा दे दी। हम क्या कर रहे हैं? तो इसलिए यदि देश को बचाना चाहते हैं तो आपको हर परिस्थिति में जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जज साहब, उनको वोट डाल। देखिए, दो तीन बात समझिए। एक तरफ नीतीश कुमार जी मेंटली, शारीरिक, मानसिक डिरेल्ड हो चुके हैं, बिल्कुल उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखा उनको खत्म करने में, समझ रहे हैं। और बिहार के बारे में किसी को सोचना नहीं है। बिहार को गाली देना है, बिहार की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचना है, पलायन के बारे में नहीं सोचना है, बाढ़ के बारे में नहीं सोचना है, फैक्ट्री के बारे में नहीं सोचना है, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना है। तो बिहार उब चुके हैं ये 30-40 सालों में। उन्हें एक नई लाइफ चाहिए, नई जिंदगी चाहिए, एक नया तरीके से जीना चाहते हैं। खैरात पे नहीं जीना चाहते हर दिन, कभी ममता का, कभी आशा का, कभी पेंशन 300 बढ़ा दो। जब चुनाव आता है तब इन लोगों को 125 रुपया याद आता है बिजली का। अरे भाई, 125 रुपया बिजली यूनिट कितने लोग जलाते होंगे? कई %? और आपने तो कोई कसर बाकी बिजली को लेकर के नहीं रखे, स्मार्ट मीटर को लेकर। वो तो जिंदगी तबाह कर दिया स्मार्ट मीटर। और आप हर दिन नए नए पॉलिसी, नए नए इकोनॉमिक 10,000। अब एक बार 10,000 महिला को दे दो, उसके बाद वोट ले लो, बात खत्म। तो पूरी की पूरी बिहार का जो टैक्सेस के पैसे हैं वो इन लोगों के वोट पे लग जाएंगे। तो बिहार आज के डेट में जो राहुल गांधी जी का जो यात्रा हुआ, ये चौथी यात्रा है 17 दिन का। तो एक आम लोगों के भीतर जो लगातार वो कभी ये जीएसटी को लेके बोले, आज वो सच हुआ, इन्हें मानना पड़ा। फार्मर्स को लेके राहुल जी जो जिन बातों का जिक्र किए, इन्हें मानना पड़ा। जिन मुद्दों पर राहुल जी अरे, इन्हें स्वीकार करना पड़ा। आज देश इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर के निकले, अब अग्निवीर देखना एक दिन समाप्त होगा। तो इसलिए राहुल गांधी जी के मुद्दों पर, उनके संघर्ष पर आम आदमी जो है, कॉमन मैन, एबीसी, एसटी, एससी, यूथ, उन लोगों का है कि मिडिल क्लास का जो व्यापारी है, कि यदि हम सुरक्षित होंगे, हमारी लाइफ सुरक्षित होगी, हमारी इकोनॉमी सुरक्षित होगी, तो वो राहुल गांधी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के संघर्ष से हमें इंडिया गठबंधन को एक बेहतर सरकार बनाने में हमें मौका मिले। राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र में वोट चोरी के जो आरोप लगे, वो बिहार में दिखाई देंगे क्या इस तरह से? पूरा देश में आप महाराष्ट्र जो चोरी करके ये जीते हैं, तो बस राहुल जी बहुत मुद्दों पर जो बात की है कि 1 करोड़ वोटर कहाँ गया, उनका नाम कहाँ है जो वोट डाला, और सीसीटीवी 5:30 बजे के बाद कहाँ है, हमको दिखाओ।
5 बजे के बाद वोट किसने किसने डाले, तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हो? तो वोट तो गिरी नहीं और 1 करोड़ वोट है नहीं। और जो फॉर्म 6 है जिस पर 70 साल 60 साल 65 साल का बूढ़े लोगों का नाम दिखा रहे हो और उसमें भी छोटे छोटे नाम है। फॉर्म 6 का मतलब होता है 25 से और 18 के बीच, 26 से 18 के बीच जो युवा है, वो है फॉर्म 6 का आधार, वो भी गलत। और अभी राहुल गांधी जी तो लाने ही वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर बहुत बड़ी बात, कि महाराष्ट्र की सरकार कंप्लीट बिना वोट के यह सरकार चुनी। अब नीतीश कुमार जी को तो फिनिस्टेक करने में नहीं ये लोग लगे हुए हैं। बीजेपी किसी को बख्शी, शिंदे को बख्शा, अपनों को बकसती है ये। चौटाला को बख्शा, डिप्टी सीएम थे उनके। चंद्रबाबू नायडू को आज स्वीकार किया तब बर्बाद किया। उसके पहले मुख्यमंत्री जी के लड़के को लाया फिर उसको बर्बाद किया। तो बीजेपी जिनके साथ जाती है उनको फिनिश्ड करती है। कौन मणिपुर जाने वाले? किसका नाम ले रहे हो भैया? 3 साल से बच्चियों का शोषण, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, एक दूसरे लगातार एक साथ 200 के सामूहिक बलात्कार, इन्हें 3 साल से नींद ही नहीं खुली। मणिपुर इस कंट्री में है ही नहीं, मणिपुर की चर्चा ही नहीं है। इनकी नींद खुली देवेगौड़ा के पोता के लिए, जहां वोट मांगने गए 1372 बच्चियों के साथ बलात्कार किया हुआ, और वो यूट्यूब पर है, उसके लिए प्रचार करने गए। मणिपुर नहीं जाएंगे क्योंकि मणिपुर कंप्लीट क्रिश्चियनाइज्ड हो चुका है। जो नॉर्दर्न वो इलाका है वो कंप्लीट रूप से क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को वो मानना स्वीकार कर लिया। चाइना का आधिपत्य है वहां, वो लगता ही नहीं कि हमारे इंडिया में ये जाएंगे क्या करें। वहां एक तो एमपी बनता है, जहां 10-20 एमपी बनेंगे वहां ना इनकी राजनीति होगी। इनको लगता है एक एमपी से क्या लेना देना, मरो। अब वो जाने, आरएसएस जाने, उसमें हम कहाँ हैं। वो तो आरएसएस बीजेपी ने ही तय किया है किनको रहना है किनको नहीं रहना है, और उनको क्या रूस की तरह कानून बना लेना है, चाइना की तरह मुख्य कानून कर लेना है। ये 400 पार काहे करते थे? हर कानून को ये बदल सकते थे। अभी जो कानून लाने की बात किया कि 1 महीने के बाद डिसमिस, तो यदि 2/3 चाहिए इसमें कम से कम, इनको इस जन्म में नहीं पूरेगा। तो हमेशा ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, सेंटीमेंट का गेम खेलता रहता है। मैंने तो पहले ही कह दिया कि आत्मा पर सबको है। अब हम ज्योतिष तो है नहीं, या हम भविष्य वक्ता भी नहीं है और किसी के प्रवक्ता भी नहीं है। तो भैया इनको प्रधानमंत्री को इसको क्या मतलब? शिवराज चौहान अमित शाह गए, भाग के आ गए, घोषणा भी नहीं किया। हम तो चाहेंगे कि देश के सारे एमपी एमएलए 1-1 महीने का पैसा वहां दे। हम 2-2 महीने का अपना तनख्वाह भेज दिए, हमने स्पीकर को लिख के दे दिया। आज जरूरत है पंजाब और हिमाचल को बचाने की, सेव करने की, और इस सरकार से उम्मीद मत कीजिए। ये सरकार विपक्ष को कभी सहयोग नहीं करती। आज नेपाल में प्रोटेस्ट किए हुए सोशल मीडिया से लेके, तो ट्विटर एक चाइना का, टिकटॉक एक चाइना का जो है उसको बैन नहीं किया। हिंदुस्तान के इतिहास में
नरेंद्र मोदी जी के पहले अटल जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार तक नेपाल एक पारस्परिक और बेहतर दोस्त था मेरा। अब दुश्मन है। पूरा चाइना की इकोनॉमी नेपाल पे, हम उस पॉलिसी को ध्यान नहीं दिए। नेपाल हमें आंख दिखाता है, बांग्लादेश आंख दिखाता है, श्रीलंका आंख दिखाता है, वियतनाम हमसे दूर है, ताइवान हमसे दूर है। पूरे दुनिया में इजराइल को छोड़ कोई भी एक दोस्त हमारा नहीं हुआ। इवन रूस हमेशा संकट में मेरे साथ खड़ा रहा, इस बार छोड़ दिया। अमेरिका तो मेरे जो हमें गोली मारा, हमारे आर्मी को मारा, उसको मीट मटन भात खिला रहा था और विदेश मंत्री वहां थे। तो 11 साल में हमारी विदेश नीति कहां चली गई पता ही नहीं चला। तो नेपाल की जो स्थिति है वो चाइना का पूरा प्रॉक्सी वार है, बैकअप है। चाइना बिल्कुल इंटरफेयर करती है। हर कीमत पर डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने देना चाहिए और भारत को हस्तक्षेप करनी चाहिए। ये सही नहीं है।